हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग नंदिता। गुड मॉर्निंग मेघा। और कौन कौन आ गए? फटाफट सब लोग आ जाओ यार, फटाफट सब लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। और कैसी चल रही है नया आपकी जर्नी? अच्छा है। हाँ, घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए, है ना। पहले रोज स्कूटी चला के जाओ इंस्टीट्यूट, इससे बढ़िया है कि घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है। गर्मी में कौन, अभी कैसी है गर्मी मेघा अमृतसर में? काफी है? अमृतसर में तो नहीं है सर, मैं बैंगलोर में अच्छा अच्छा, तो अभी तो वहाँ वहाँ अच्छा ठीक है। मौसम है। हाँ, अभी तो वहाँ अच्छा मौसम होगा। हाँ, थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा, फिर जब जाओगे ना तब पता चलेगा अभी। ये चीज़ है ना। चलो अच्छा है। और सब लोग आ गए क्या? कौन कौन है? अभी अनवी आनी है, प्रियांशु आने, बहुत सारे भी बच्चे आने हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार हम लोग, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 अभी थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि एक बार बेस बन जाएगा, मूल पे आ जाएंगे तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, एटम्स, मॉलिक्यूल साइंस, जो कि इस मूल कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीज को पहचानना, क्योंकि इनका यूज होना है अभी क्या कहते हैं मूल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में। तो इसलिए मैं इनका बेस बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटम्स के बारे में एक रिवीजन भी अपना होगा। हाँ, आज का प्लान में सबसे पहले तो मैं कर देता हूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर रखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एटम क्या होता है, एटम की टेस्ट में कहां तक आएगा सर, कंप्लीट। मेरे ख्याल से ऐप के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। नंदिता, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ऐप पे मैंने डलवा दिया है मैक्रो प्लान एंड टेस्ट प्लानर, उसी में नीचे में होगा टेस्ट प्लानर सबसे। लेकिन जो 22 वाले को जो आना है, 22 को वीकली टेस्ट होना है, फर्स्ट वीकली टेस्ट आपका होगा। और इसका सिलेबस जो भी मैं 20 तक जो मैं पढ़ाऊंगा वहां तक मैं पूछ लूंगा। मेरे ख्याल से मूल तो हो जाएगा, मूल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, स्टोशियोमेट्री, ये भी सारा कुछ हो जाना है इसमें, तो ये सारा कवर हो जाएगा वीकली टेस्ट में। हम लोग 20 तक वाला ले लेंगे, मैं उसे 20 या 19 तक वाला जो भी सिलेबस में आएगा मैं उसको ले लूंगा 22 वाले में। 29 को जो होना है पहला माइनर टेस्ट, फर्स्ट माइनर टेस्ट जो होगा 29 को, उसमें मेरे ख्याल से मूल कंसेप्ट तो कंप्लीट है, पहला चैप्टर कंप्लीट आने वाला है, ये कंप्लीट आएगा। और कुछ एटमिक का भी कुछ पार्ट आना है, एटमिक स्ट्रक्चर में भी टिल प्लैंक क्वांटम थ्योरी आना है। एटमिक स्ट्रक्चर में भी कहां तक आएगा? टिल प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बस ये चीज है। अब हम लोग हो ही जाएगा, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। टेस्ट हमेशा जितना देंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होने वाला है, और टेस्ट के क्वेश्चंस भी अच्छे आएंगे। ठीक है, डन। चलो, रिवीजन में कल लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे, कल एटम के बारे में पढ़ रहे थे, एटम का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा। इसके बाद 2 स्टेबिलिटी रूल पढ़ा कि वही एटम स्टेबल होंगे जो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तीन एलिमेंट ऐसे थे, 3 एलिमेंट ऐसे थे जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते थे, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इनके 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी स्टेबल हो जाएंगे। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर एटम के आउटर मोस्ट, सर 5 मिनट लेट हो गए सर, नो प्रॉब्लम, अभी बस क्विक रिवीजन ही चल रहा था प्रियांशु, कोई दिक्कत है नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, बहुत ही जोरदार। तो बस आज क्या हम लोग करने वाले हैं कि अब एटम के बारे में सर आपने स्टेबिलिटी रूल तो बता दिया, अगर एटम स्टेबल ना हो तो क्या करना हो। पहला सवाल यही उठेगा कि मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम एटम, जो जैसा कल मैंने लिया था, सोडियम 11 मैंने ले लिया, और हमें पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें प्रेजेंट, के, एल और एम, 2, 8 और 1। सर दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। सर दिस एटम इज नॉट स्टेबल। सर इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है स्टेबल होने का। इस सोडियम एटम के पास 2 पॉसिबिलिटी है। शिवप्रिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस एटम के पास 2 पॉसिबिलिटी है स्टेबल होने का। वो स्टेबल होने का 2 पॉसिबिलिटी ये है।
या ये एटम 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकाल दे यार, हटा दे, लूज कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे। ये दोनों पॉसिबिलिटी में ये सोडियम एटम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, 7 गेन कर लेगा तब भी स्टेबल हो जाएगा, 1 लूज कर देगा तब भी स्टेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं अगर अपने में मैं सोचूं तो भैया ये वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना और स्टेबल होना, दिस वन इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ज्यादा आसान है। तो इस सोडियम एटम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अब वो क्या करेगा, लूज करेगा और स्टेबल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गया। अगर मैं इस सोडियम एटम की यहां पे मैं बात करूं, सर इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो 11 थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, और सर प्रोटॉन भी ना सर इसमें 11 थे। बहुत ध्यान से समझना क्या मैं बता रहा हूं, है बहुत इजी लेकिन बहुत कुछ है सीखने को इसमें। 11 और 11 सर दोनों थे, तभी तो ये एटम न्यूट्रल था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी 11 था, पॉजिटिव चार्ज भी 11 था। अगर मैं नेट चार्ज की बात करता ना, अगर मैं नेट चार्ज की बात करता ना, तो सोडियम एटम में इनिशियली नेट चार्ज 0 था। नेट चार्ज क्या था, 0 था। एक तो पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस ऑर्बिट में उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, या वो ऑर्बिट उतने इलेक्ट्रॉन को और होल्ड नहीं कर सकता। वो भी रीजन है, वो अभी आगे जाकर के हम लोग वो भी जान जाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब हमें पता तो लग गया कि K और L की अगर बात करेंगे, अगर मैं K और L की बात करें, KL यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, पहले के M से मैंने हटा दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन अभी भी 11 है, ठीक है, प्रोटॉन अभी भी 11 है। अब बता दो नेट चार्ज इसमें कितना हो गया, अब बता दो तो नेट चार्ज इसमें कितना हो गया, नेट चार्ज जो हो गया ना अब इसमें हो गया +1, क्योंकि पॉजिटिव 11 है, नेगेटिव 11 है, नेट चार्ज कितना हो गया, +1। बोलो हाँ या नहीं, +1 हो गया। तो अब नेट चार्ज जब +1 हो गया तो मुझे सोडियम एटम के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, दिस इज द नेट चार्ज +1। तो सोडियम एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए +1 चार्ज में प्रेजेंट होगा। ऐसे चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ओके सर, ये बात तो अब समझ में आ रहा है कि अब यहां से सवाल अब ये जो उठ रहा है ना कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एक सवाल तो पता चल गया कि सर जो एटम्स जो है ना वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आयंस। और अगर किसी ने ये पूछ लिया भाई तुमने आयंस तो बता दिया, ये आयंस होता क्या है, आयंस आर चार्ज्ड स्पीसीज। पहली चीज किसी ने पूछ लिया ना आयंस क्या होता है, आयंस आर चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज जिसके ऊपर चार्ज आ गया, चाहे पॉजिटिव आ गया चाहे नेगेटिव आ गया, वो सभी कुछ आयंस होते हैं। या एटम किसके बीच में होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है जो एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं। जब एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है मॉलिक्यूल एक ही एटम से मिलकर के बना हो सकता है मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से मिलकर के बना हो। सब कुछ अब बता रहा हूं, कहां से कंसेप्ट ला रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है। एटम एग्जिस्ट करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। आयंस तो चार्ज होता है और मॉलिक्यूल्स एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये केमिकली फॉर्म्ड होगा,
ये केमिकली फॉर्म्ड होगा, हो सकता है सिमिलर एटम के बीच में हो या डिसिमिलर एटम के बीच में। बात आ गई, बात समझ में? ठीक है, फटाफट एक पॉइंट ये तो लिख लो, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट फटाफट नोट डाउन कीजिए कि हाउ डज एन एटम एग्जिस्ट। ये आपको बताना है कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। प्रियांशु, नंदिता, शिवप्रिया, सबको कोई डाउट तो नहीं? बहुत सिंपल सारी चीजें हैं लेकिन अपने लिए बहुत काम की चीजें। नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, बहुत ही जोरदार। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? चलो, एटम इस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फटाफट ये लिख लीजिए, आप अपना फ्लो चार्ट बना लीजिए। अब मैं आयंस के बारे में बताने वाला हूं। एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और मैंने आयंस के बारे में बता दिया था, आयंस आर चार्ज्ड स्पीसीज। मैंने ये लाइन तो बोला ही था, लेकिन जो फॉर्म्ड जो होते हैं ना आयंस, बनेंगे कैसे? एटम के चाहे इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया हो या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आयंस होते हैं ना बेसिकली दो तरह के होते हैं, चाहे वो कटायन होंगे या अनायन होंगे। कटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, जबकि अनायंस जो होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ये पहला दो तरीके आयंस के बारे में पॉइंट था। और जो कटायन जो पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो ये बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो जो मैंने सोडियम कटायन जो मैंने जो बताया, सोडियम आयन जो बनाया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बेसिकली वो एक कटायन था। वो क्या था? Na+ इज अ व्हाट? कटायन। अब अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा ले लेता, क्लोरीन 17, कल भी हम लोगों ने किया था 287, दिस एटम इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड, फॉर टू बिकम बैलेंस टू बिकम स्टेबल, ये अब ये जो एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दिस वन इज नॉट स्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो 288 हो जाएगा। और अब देखते हैं यहां पे अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन अभी भी 17 है, और मैं यहां पे लिखूंगा जो नेट चार्ज जो है ना भाई ये यहां पे 0 है। लेकिन जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन अभी भी 17, तो यहां पे जो नेट चार्ज जो है ना, यहां पे जो नेट चार्ज है वो अभी भी अब यहां पे बन गया -1, -1। तो अब मैं यहां पे क्लोरीन के साथ माइनस लगाऊंगा और इस चीज को मैं बोलूंगा अनायन। इस चीज को क्या बोलूंगा? अनायन। तो मतलब अनायन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है और जो कटायन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आता सब कुछ है। एक बार माइंड ना एक बार रिकैप कर रहा है, हर चीजों को रिकैप कर रहा है, फिर तो अपने लेवल तक तो पहुंच ही जाना है। एक बार अपने लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, बस एक बार इसको अच्छे तरीके से फंडामेंटल रख लेंगे तो बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। सुप्रिया ठीक है, आप हो क्लास में? चलो बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट आ गया, लिख लीजिए नेट चार्जेस
-1। बढ़ते हैं अब आगे, ये तो हो गया आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये जो कटायंस जो होंगे, अगर मैं टाइप्स ऑफ कटायंस की अगर मैं बात करूं तो मैं दो तरीके में मैंने कटायंस को क्लासिफाई किया हुआ है। सर क्लासिफाई का मतलब दो तरीके से क्लासिफाई का मतलब, एक चाहे कटायन ऐसा आपको दिखेगा, एक चाहे कटायन आपको ऐसा दिखेगा Na+, मैंने ऐसा लिख दिया एक Ca2+, एक मैंने ऐसा लिख दिया, मान लेते हैं Mg2+, एक मैं ऐसा लिख देता हूं Al3+। भैया ये जो जितने कटायंस जो बने हैं ना, वो एक ही एटम से मिलकर के बने हैं, तो ऐसे कटायंस को हम लोग बोलेंगे मोनो एटमिक। अभी न्यूमेरिकल में आएगा मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, डाई एटमिक मॉलिक्यूल। तो एटमिक का मतलब ये समझना है, मोनो एटमिक का मतलब वो चीज एक ही एटम से मिलकर के बना हुआ है, वो चीज एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये जो आयन है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। मोनो एटमिक का मतलब कंसिस्ट ऑफ वन एटम, एक एटम का बना हो, उसको बोलेंगे मोनो एटमिक। देखो सभी में क्या एक ही एटम है, बोलो हां या नहीं, सभी में एक ही एटम है, तो ये एग्जांपल है मोनो एटमिक कटायन का। किसका एग्जांपल है? मोनो एटमिक। तो सर पॉली एटमिक कटायन का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा हो उसको पॉली एटमिक कटायन बोलेंगे। अब अगर कोई मैं एग्जांपल लूं यहां पे, एक पॉली एटमिक कटायन जो सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज अमोनियम आयन। मैंने लिख दिया अमोनियम आयन NH4+, दिस वन इज पॉली एटमिक कटायन। इसको नाम हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम आयन। कोई डाउट है क्या किसी को यहां तक? पॉली एटमिक और मोनो एटमिक कटायंस में किसी को डाउट है क्या? कटायंस बेसिकली ये होते हैं। कटायंस अब आपने जानी गए कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी चीज का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से कटायंस बनता है। चले अगला पार्ट करें स्टार्ट। दिस वन इज कटायन। अब ये मैंने कटायंस के मेरे लिस्ट है, आपके पास स्नैपशॉट होना चाहिए, स्नैपशॉट ले लेना, उसके बाद ये नोटबुक पर लिखना है। पहली बात जो मैं बता दे रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। स्नैपशॉट लेना है और ये मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कटायंस की क्लासिफिकेशन है आपके लिए। कैसे मैंने किया हुआ है? एक है मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या सबको विजिबल है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सबको अच्छे से दिख रहा है? मेगा अच्छे से दिख रहा है क्या सबको? चलो, ये दिस वन इज मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, सभी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है। मोनोवैलेंट का मतलब उसके ऊपर एक चार्ज होगा, जिसके ऊपर एक चार्ज, वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी ऑफ एन आयन, वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जितना उसका चार्ज होगा ना, वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी वैलेंसी होगी। भाई इतने लिस्ट के बाहर कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं बनता, वो सारे मैंने लिख दिए यहां पे। चार्ज के बराबर होती है वैलेंसी। ओके सर,
बड़ा अच्छा चीज बता दिया यार। वैलेंसी होता है किसी एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया, वही वैलेंसी है। मॉडर्न डेफिनेशन ये है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस किया। ये सभी कटायन तो बने किस लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बने, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, तभी तो वही उसकी वैलेंसी बन गई। अब मैंने यहां पे लिख दिया मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कहने का मतलब एक वैलेंसी होगी, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दिमाग में जा रहा है सबको दिमाग में जा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं। मोनोवैलेंट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और इन सब की वैलेंसी 1 है, क्योंकि वैलेंसी चार्ज के बराबर होता है। ठीक है जी, डन, क्लियर हो रहा है। चलो, अब अमोनियम आयन है, एक ही चार्ज था। ऑरस गोल्ड, आर्जेंटस सिल्वर 1, क्यूपरस 1, हाइड्रोजन 1, लिथियम 1, सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरस। ये पूरा लिस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है भैया। कैल्शियम कॉपर के 2 होते हैं। देखो जो छोटे जो चार्ज में जो प्रेजेंट होता है ना, अब थोड़ी सी चीजें ध्यान दो। अगर किसी एटम के 2 मान लीजिए आपकी वैलेंसी है, एक लोअर वैलेंसी और एक हायर वैलेंसी। भैया मेरा मेडिकल स्टूडेंट का बच्चा आज भी कुछ दिन पहले मैसेज फोन किया, सर आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल्स वाला जो पार्ट है ना, अभी वो राजस्थान के जयपुर में एसएमएस कॉलेज में पढ़ रहा है। कह सर जब मेरा लैब हुआ ना, तो हम लोग को जब लैब में पैथोलॉजी लैब में जब गए तो सर वहां पे ना क्यूपरस और क्यूप्रिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, ऐसे कुछ हमें रिएजेंट्स जब मिल रहे थे, तो बहुतों को ये पता नहीं चला कि अस और इक क्या होता है, क्यूपरस और क्यूप्रिक क्या होता है, कौन से चार्ज वाले होते हैं। तो ये फंडामेंटल्स ना अभी भी काम आएंगे, बाद में भी काम आएगा, जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना तब भी काम आएगा। अगर किसी एटम का 2 वैलेंसी प्रेजेंट है, एक लोअर और एक हायर, लोअर वैलेंसी वाले को हम लोग अस बोलते हैं, OUS। हायर वैलेंसी को क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं, इक, IC लिखेंगे। कॉपर का लोअर वैलेंसी था तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, क्यूपरस। हायर वैलेंसी को क्या लिख दिया, क्यूपरिक। अस और इक। देखो आयरन का लोअर वैलेंसी 2 वाले को बोलते हैं फेरस, और 3 वाले को क्या बोल देंगे, फेरिक। गोल्ड के लोअर वैलेंसी को ऑरस AU+, लेकिन हायर वैलेंसी को बोल देंगे ऑरिक। सिल्वर 1 वाले को बोलेंगे आर्जेंटस, तो सिल्वर 2 वाले को बोलेंगे आर्जेंटिक। ये होना चाहिए पता, अस और इक किसको बोलेंगे। बात आ रही, बात समझ में भाई। छोटा चीज नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो प्लम्बस, प्लैटिनस, स्टेनस, जिंक, इन सब की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बना पाओगे। फॉर्मूला नहीं बना पाओगे ना क्वेश्चन बन पाएगा, ना कोई और चीज जो डिटेल पूछा गया नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। डन, इसका स्नैपशॉट लेना। 1-2 चीजें मैं इसके लिए लिख रहा हूं। एक चीज तो मैंने ये बोल दिया था कि भैया वैलेंसी एक टर्म आएगा। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम टू बिकम व्हाट, टू बिकम स्टेबल। कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने गेन या लॉस किया है स्टेबल बनने के लिए, दैट इज दी वैलेंसी। एक तो होता है वैलेंसी का डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, वो होता है। अब ये वाले वैलेंसी को यूज करो, ये है वैलेंसी। अगर किसी एलिमेंट का या किसी एटम का 2 वैलेंसी हो, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, एक होता है लोअर वैलेंसी और एक होगा हायर वैलेंसी। एक क्या होगा, लोअर वैलेंसी, और एक क्या होगा,
हायर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी वाले को हम लोग हमेशा अस बोलेंगे और हायर वैलेंसी वाले को हमेशा इक बोलेंगे। भैया ये भी ध्यान रखना है, लोअर वैलेंसी वाले को अस, हायर वैल, और ये पूरा चार्ट बन जाना चाहिए, पूरा चार्ट बन जाना चाहिए जो मैंने कटायन का जो मैंने भी लिखा है। चले क्या आगे बढ़े? नंदिता, प्रियांशु, चले डन। चलो अनायंस की बात कर लेते हैं। कटायंस पढ़ाया भी और लिस्ट भी दे दिया, पूरे कटायंस का लिस्ट भैया कितना होता है सब बता दिया, वैलेंसी भी बता दी, पॉली एटमिक, मोनो एटमिक, सबके एग्जाम्पल दे दिए। अनायंस में भी होता है भैया मोनो एटमिक। सर देखो ना ये वाला तो मोनो एटमिक है, सर ये देखो ना ये भी तो मोनो एटमिक है, सर ये वाला भी तो मोनो एटमिक है, यस सर ये वाला भी तो मोनो एटमिक है। देखो सब में एक एटम है। हां लेकिन अगर कोई Cl माइनस का कोई वैलेंसी पूछे ना 1 होगा, ऑक्साइड आयन की वैलेंसी 1 होगी, सॉरी 2 होगी क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सल्फाइड आयन की वैलेंसी 2 होगी, नाइट्राइड आयन की वैलेंसी 3 होगी। तो ये वैलेंसी भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे मोनो एटमिक है, ये सारे क्या है? मोनो एटमिक है। सर पॉली एटमिक में क्या आएगा? जैसे मान लो ये मैंने ले लिया कार्बोनेट आयन, वैलेंसी तो 2 है लेकिन बहुत सारे एटम से मिलकर के बनाओ। दिस वन इज द पॉली एटमिक अनायन, पॉली एटमिक अनायन। ठीक है सर। सर और भी कुछ होता होगा क्या? अरे भर के होता है भाई, सल्फेट आयन, देखो सल्फेट आयन पॉली एटमिक है, नाइट्रेट आयन पॉली एटमिक है, बाइकार्बोनेट आयन पॉली एटमिक है। ये सभी पॉली एटमिक अनायन है भैया, पॉली एटमिक अनायन है। सर यस सर ये भी जान गए, और सबकी वैलेंसी भी पता चल गई, 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। जितना चार्ज है ना वही वैलेंसी है आयंस की, जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है। अब इसके भी मैंने यहां पे लिस्ट लेकर के आया हूं। एसीटेट आयन, ये अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जब लिखूंगा तो ये पता होना चाहिए। आज का होमवर्क होगा 50 केमिकल फॉर्मूलाज खुद से लिखने हैं, 50 केमिकल। मैं ये 10th वाले को भी कराता हूं, पता है ना, मैं 10th को भी पढ़ाता हूं भैया, मेरे फैन है 10th वाले बच्चे, उनको तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, वही 11th में आते हैं। और उनका ऐसा कंसेप्ट बना देता हूं कि मुझे ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, मुझे ये पढ़ाने की जरूरत। आप लोग मुझसे 10th नहीं पढ़े हो ना, तभी पढ़ा रहा हूं। 10th वाले से जाकर पूछ लेना, उनको तो मूल भी पढ़ा देता हूं इतना कि जेई मेंस और नीट के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये 10th वाले तक में सारा क्लियर, 9th वाले को भी हो जाता है, लेकिन अब आप सीख जाओगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो एसीटेट आयन। अब 2 चीजें मुझे इसमें से बतानी है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा सा, इस वाले को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इस वाले को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। ठीक है भैया, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको। सर इसकी वैलेंसी 2 है, देखो कार्बोनेट आयन डाई वैलेंट में आया होगा, कहां गया, कार्बोनेट, कार्बोनेट किधर दिया है, लिखा नहीं है क्या इसमें? कार्बन, हाँ सबसे ऊपर ही है कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब देखो क्या नया चीज मैं बता रहा हूं, पहले तो याद करते थे ना, अब याद करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या देखो कितना आसान, इस कार्बोनेट आयन में मैंने क्या किया, H+ मैंने जोड़ दिया। कार्बोनेट आयन में मैंने क्या किया, H+ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जैसे आपने H+ जोड़ा ना, ये क्या बन जाएगा, HCO3-। क्या बन जाएगा देखो तो, बनेगा नहीं बनेगा? ये H है, ये C है, ये O है, 3 मैंने लिख लिया। यहां पे 2- और एक H+, ये 2- है, 2- और 1+ में, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 1-, मैंने 1- लिख दिया। अगर ऐसा कुछ भी स्पीसीज बनेगा तो इसको मैं बोल दूंगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या मैं बोलूंगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है सर, आपने तो एक चीज बता ही दिया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या मैं इसको बोलूंगा बाइकार्बोनेट, या मैं इसको क्या बोलूंगा, बाइकार्बोनेट। देखो ऐसा इसमें होगा, देखो यहां पे कार्बोनेट है ना, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। सर क्या बात है यार, अभी तक तो याद कर रहे थे, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, बाइसल्फेट HSO4 माइनस। भैया H प्लस जोड़ा है, जहां पे कोई हायर वैलेंसी में H प्लस जोड़ करके एक कोई लोअर वैलेंसी अनायन बनाया गया हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी हायर वैलेंसी पॉली एटमिक अनायन में H प्लस जोड़ करके लोअर वैलेंसी पॉली एटमिक अनायन बनाया गया होगा तो उसका नाम में बाई आएगा, उसके नाम में बाई आएगा या हाइड्रोजन आएगा। भैया ऐसा मैं सल्फेट में भी तो कर ही रहा हूं, कहां है सल्फेट, ये है सल्फेट आयन, सल्फेट में H प्लस जोड़ दो, HSO4 माइनस हो जाएगा, HSO4 माइनस को बोलेंगे बाई सल्फेट, और हाइड्रोजन सल्फेट उसको क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। क्या बात है यार, आज फंडा क्लियर हो रहा है। ये सबके नाम में जो जो यहां पे बाई वाले जो है ना, दैट इज द रीजन। SO3 2 माइनस को सल्फाइट बोलते हैं, देखो बाई सल्फाइट आ गया भैया। ये पर मैंगनेट है MnO4 माइनस, तो भैया MnO4 2 माइनस को बोलते हैं मैंगनेट बोलते हैं। ये यूज होगा अभी रिडॉक्स रिएक्शन में, बिना पर मैंगनेट का कुछ होगा ही नहीं यूज, तो भैया पर मैंगनेट पता होना चाहिए। ये देखो डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस इज डाइक्रोमेट आयन, तो क्रोमेट आयन क्या है, CrO4 2 माइनस। भाई लिख रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड में से H प्लस निकालने के बाद एसिटेट आयन बना है तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलेट आयन। ये देखो ऑक्सिलेट आयन है COO2 का 2 माइनस। सर ये कैसे बना, ये देखो COO माइनस COO माइनस, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड में से H निकाला है, यहां पे एसिटिक एसिड में से H निकाला तो एसिटेट, ऑक्सैलिक एसिड में से 2 H निकले तो ये बन गया ऑक्सलेट आयन। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉस्फाइड, नाइट्राइड, ये भी सारे, बोरेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइट आयन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बोरेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लिस्ट आपके पास बना हुआ होना चाहिए। चलो फटाफट एक बार मुझे यह बताओ, बाइफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। सब लोग लिखेंगे, जो लोग मुझे सामने देख पा रहे हैं वो मुझे बताएं, और जो लोग चैट बॉक्स में हैं वो लोग प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू बताएं, बाइफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट बताओ। प्रियांशु, नंदिता, शिवप्रिया, सब लोग जो लोग भी हैं, रोहन, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं, सब लोग यार जित तो सबका नाम, अन्वी, जो भी हैं, जो भी जैसे देख पा रहे हैं, सब लोग बताते चले कि बाइफॉस्फेट का क्या होगा। इतना टाइम, HPO4 नेगेटिव। PO4 नेगेटिव, ये आवाज किसकी आई पहले ये तो बताओ, कौन है, अन्वी? यस सर, HPO4 नेगेटिव। आज तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, आप किधर हो आप? अच्छा कोई बात नहीं, चलो PO4 नेगेटिव, आपने HPO4 नेगेटिव बताया। चलो देखते हैं, PO4 3 माइनस होता है। अच्छा, प्रियांशु बर्मन ने बोला PO4 2 माइनस। देखो सब लोग ये बोल, ये फॉस्फेट आयन होता है, बोलो हाँ या नहीं। ये फॉस्फेट आयन है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, चलो
अब यहां पे देखो बाइफॉस्फेट के लिए क्या जोड़ोगे, H प्लस PO4 3 माइनस, मुन्ना बोलो हाँ या नहीं यार, यही तो जोड़ेंगे बाइफॉस्फेट के लिए। यस सर, तो जोड़ दो ना, तो क्या बन जाएगा HPO4 2 माइनस, खत्म कहानी। दिस वन विल बी द आंसर। H, प्रियांशु समझ में आ गया क्या गलती हुई है भैया? प्रियांशु बर्मन, ये देखो क्या बन गया, HPO4 2 माइनस, बोलो हाँ या नहीं। ये देखो मेगा ठीक है अब, क्लियर हो गया कैसे बाइफॉस्फेट बनाएंगे? कोई भी अगर आ जाएगा भैया H प्लस जोड़ना, H प्लस जोड़ दिया बाइफॉस्फेट बन गया, HPO4 2 माइनस इज बाइफॉस्फेट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या एकदम? चलो, अब एक चीज जो अब हमेशा के लिए याद रखना है, सर अब आ गया, सही है। अब एक चीज, ये चीज ना इतना इंपॉर्टेंट है ना यार, जब भी मैं किसी से मेटल्स के बारे में पूछता हूं ना, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स, वो कहेंगे सर मेटल्स आर malleable and ductile, this is the definition, metals are malleable and ductile. What is non metal? सर अब नॉन मेटल क्या बोले, नॉन malleable and non ductile, यही होता है डेफिनेशन। भैया ऐसा नहीं होता है मेटल का डेफिनेशन, ये मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज बनाते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये भूलना मत, बहुत बार यूज मैं करूंगा, जो मैं बार बार जो एक लाइन में बोलता हूं ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहले बता दिया, अरे छोटी चीजें हैं, बेसिक इसीलिए जरूरत होता है, टीचर को पढ़ाने में फिर मजा आता है जब बेसिक पता होता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, विच व्हाट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कटायंस। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कटायंस बनाते हैं भैया, वो होता है मेटल्स। क्या बात है, अब आया रियल डेफिनेशन है समझ में। मेटल्स हमेशा कटायंस बनाते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स जो होंगे ना, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ओके सर, और ये जनरली करेंगे क्या? विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच व्हाट गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस। अनवी क्लियर है मेटल एंड नॉन मेटल्स? अब डेफिनेशन तो कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलो, विच गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस। हाँ शिवप्रिया, नंदिता, प्रियांशु, एवरीथिंग क्लियर? कटायन और अनायंस का पार्ट समझ में आ गया भैया। मेटल हमेशा कटायन बनाएगा और नॉन मेटल हमेशा अनायन बनाएगा भाई, नॉन मेटल हमेशा अनायन बनाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे आते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले ना, अब ये जो सीजी जो आज का जो सवाल जो लेकर के जो आया है ना, पहले वो करो यार, फिर मजा आएगा। देखो क्या लिखा गया हुआ है। हाँ एक चीज और पढ़ा देता हूं, 2 मिनट का और काम है, और वो भी मुझे भी चाहिए था और वो मुझे बताना था और मुझे मोल कंसेप्ट के लिए भी जरूरी है, वो पहले मैं यहां पे कल बता देता हूं। अब आ जाते हैं सबसे पहला चीज, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। आयंस में मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। मैंने
न्यूट्रल एटम में बता दिया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने न्यूट्रल एटम में मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं आयंस में। मान लीजिए O2 माइनस आपको मिल गया, दिस वन इज आयन। O2 माइनस, मैंने बोला कि सारा कुछ बताओ यार। ऑक्सीजन का ना जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 8 होता है, वो 16 होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अनायंस कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कटायंस कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ना भेजे को खाली रखना, अभी मैं सवाल पे सवाल पूछने वाला। अनायंस जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जो कटायंस जो होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जो जितना चार्ज प्रेजेंट होता है ना, जितना चार्ज प्रेजेंट होता है आयन के ऊपर, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुआ होता है। सर एकदम भेजे में ना घुस गया है, मैं फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, अब मैं बता रहा हूं। सर इस ऑक्साइड आयन की अगर आप बात कर रहे हो, प्रोटॉन का तो कुछ हुआ ही नहीं होगा सर, प्रोटॉन का नहीं कुछ हुआ होगा। आप सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन की ही कहानी चलती है, प्रोटॉन को कुछ नहीं हो। सर प्रोटॉन लिख लो 8, मैंने लिख दिया 8। सर न्यूट्रॉन की भी ना कहानी कुछ नहीं है सर, जैसा पहले आपने जो बताया था ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर वही करना है, बिल्कुल वही करना है भैया, दोनों सही है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की कहानी कैसे होगी? सर 8 तो इसके इलेक्ट्रॉन होते ही होते, अगर न्यूट्रल होता ना तो 8 होते, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सीजी सर ने तो मुझे बता दिया था न्यूट्रल एटम में कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सर आप कह रहे हो कि ये ना आयन बन गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना इसने, तो सर इसके ऊपर ना 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, सर 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कितने को समझ में आ गया भैया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो इसलिए सर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात है, 10 8 8 ऐसा चाहिए जवाब। सुप्रिया ने दिया 10 8 8, जबरदस्त जबरदस्त, डन। ओके चले, अब ये देखो, एल्यूमिनियम 3 + 13 और 27, ये सवाल मैंने दे दिया, और अब बताया जाए क्या होगा। मैंने एल्यूमिनियम 13 और 27 दिया है, क्या होगा? सर प्रोटॉन ना उतना ही होगा, सर प्रोटॉन 13 होगा, और सर जो न्यूट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हो ना, 27 - 13 सर इक्वल्स टू 14। लेकिन सर मेन तो कहानी ना सर वो है इलेक्ट्रॉन की, क्या होगा? होना चाहिए था 13, यस वेरी गुड 13, 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो अब ये बन जाएगा 13 - 3 = 10। हाँ नंदिता, प्रियांशु, सबको समझ में आ रहा है? अनवी क्लियर है एकदम अच्छे से क्या मैं करा रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं? क्लियर है एकदम? चलो अब जो दिक्कत आएगी वो यहां आएगी। अब एक कार्बोनेट आयन है और अब एक अमोनियम आयन है। इन दोनों पॉलीएटमिक आयंस में, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, पॉलीएटम नहीं नंदिता, अब आपने 13 14 और 10, अच्छा आपने जैसा मैंने सॉल्व किया था आप वैसे सॉल्व किया, बहुत ही बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। अब आपको सीक्वेंसिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताना है, फिर प्रोटॉन बताना है, फिर न्यूट्रॉन बताना है। चलो तीनों को बताया जाए फटाफट कि क्या होगा, तीनों को बताया जाए क्या होगा। सर फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन 32, प्रोटॉन 30 और न्यूट्रॉन भी 30। अच्छा चलो देखते हैं।
पहले वाले का इलेक्ट्रॉन आपने कितना बताया? 32। चलो यहां पे देखते हैं, अब मैं ही सॉल्व करता हूं एक एक करके, फिर मैं बताता हूं, फिर इसके बाद आप मुझे बताते चलना, मैं बोल दूंगा। बहुत ही बढ़िया। अब जब ऐसे पॉलीएटमिक का जब फाइंड आउट करने के लिए बोले ना, एक इंडिविजुअल भी ना ऐसे लिख लो, सर कार्बन 612 होता है, सर ऑक्सीजन 8 और 16 होता है। भैया ये सीजी फंडा है, कभी गलत नहीं होगा, इस कारण से मैं बोल रहा हूं। और 30 तक तो भैया एटॉमिक नंबर और मास नंबर ना जुबान पे होना चाहिए, जुबान पे। जुबान मतलब समझ रहे हो ना? तो पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ, पेस्ट करो, चाहे माथे पे लेकर के घूमो, माथे में चिपका लो, जहां चिपकाना है चिपका लो। 30 तक पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मैंने ये लिख दिया, कार्बन का 612, ऑक्सीजन का 816। अब यहां पे कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन में सर इलेक्ट्रॉन ना 6 होते हैं, तो मैं लिखूंगा 1 × 6 प्लस, कार्बन की कहानी खत्म। अब ऑक्सीजन की कहानी पे आते हैं। ऑक्सीजन के सर यहां पे 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के सर 3 एटम हैं, और एक ऑक्सीजन में सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है सर। सर इस -2 का मतलब ना ओवरऑल -2 है भैया, ना वो ऑक्सीजन पे है ना वो कार्बन पे है। ये जो नेगेटिव जो होते हैं ये ओवरऑल होते हैं, ओवरऑल आयंस पर होते हैं। तो मैं नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सॉल्व कर लो, 6 + 24 30 + 2 32 इलेक्ट्रॉन। वेल डन मेघा, बहुत ही बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन इज 32। बहुत ही बढ़िया। अब प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, चलो कार्बन में प्रोटॉन तो सर 1 × 6 लिखूंगा, सर इसमें 3 × 8 लिखूंगा। प्रोटॉन को चार्ज से कोई लेना देना ही नहीं है। 8 × 3 = 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। नंदिता 30 होगा प्रोटॉन, आपने 28 लिखा है, 30 होगा। 8 × 3 = 24 और 6 से क्या हो जाएगा? 30। लास्ट वन, न्यूट्रॉन भी 6 है कार्बन में, तो 1 × 6 प्लस 16 - 8 ही होगा। ऑक्सीजन में 3 एटम है, तो 3 × 8 = ये भी 30। कितनों को समझ में आ गया भैया? एक एक बार ना थम्स अप कर दो मुझे कि हाँ सर समझ में आ गया। प्रियांशु बर्मन ने भी बहुत अच्छे से लिखा, नंदिता, मेघा, बहुत ही वेल डन। अनवी क्लियर है? एकदम क्लियर है आपको? चलो ठीक है। जो भी एटम जो दे रखे हैं ना इस पॉली एटमिक आयन में, सबको पहले एक बार अलग से रिप्रेजेंटेशन लिख लो। क्या रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं? कार्बन के लिए लिखेंगे 612, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 8 और 16। ये सारा कुछ रिप्रेजेंटेशन है, लिख लिया। यहां तक तो क्लियर है? कर सकते हैं रिप्रेजेंट? ठीक है, बोलो हाँ या नहीं। अनवी क्लियर है यहां तक? चलो, अब जब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, यहां पे कार्बन का ना एक एटम है, यस सर मैंने एक लिख दिया, और एक कार्बन में ना 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 × 6 लिख दिया। बोल दो ये समझ में आ गया यहां तक? 1 × 6। चलो, ऑक्सीजन के बताओ कितने एटम है? 3। और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो मैंने यहां पे 8 लिख दिया, 3 × 8। और इस 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है या नहीं है? एक बार मुझे ये बता दो यार। चलो, सबको क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, शिवप्रिया, प्रियांशु ने तो सही लिख दिया, नंदिता की ओर से भी मुझे यस आ गया है, बहुत ही बढ़िया। मेघा ने कर ही दिया था। P+ की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। यहां पे कार्बन एक ही एटम है और एक एटम में 6 यहां पे प्रोटॉन है, तो 1 × 6। अनवी ठीक है? 1 × 6। चलो 3। अब ऑक्सीजन में बता दो प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, 3 × 8 करेंगे तो 3 × 8, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 30। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 है, 30 वैल्यू हो जाएगा। ये आपने कर दिया यहां पे 30। न्यूट्रॉन का भी वही करेंगे, 1 × 6 3 × 8। न्यूट्रॉन भी इसमें 8 है,
तो 30। अब ठीक है, चलो सब लोग अमोनियम आयन का आप करके दिखाओ यार। मैं जितने देर तक किया हूं उतने देर में सब लोग, हाँ बोलो बोलो। सर उसमें इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 7 है। ओके, अब आपने सॉल्व कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, सबका और देखते हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे वो चाहिए एक बार। सब लोग प्लीज एक बार करिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा, फटाफट कीजिए। सब लोगों को यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो आपको ऐसे इंडिविजुअली लिख लीजिए, सर नाइट्रोजन होता है 7 और 14, हाइड्रोजन होता है H11, ये होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होंगे, 7, एक एटम है तो मैं लिखूंगा 7 × 1, प्लस हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, सर एक है हाइड्रोजन, और सर हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ये भी लिख दिया। +1 का मतलब, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है, तो अब यहां पे मैं -1 लिखूंगा, सॉल्व करूंगा तो 10। बहुत ही बढ़िया। अब नंदिता को अभी तो बताना है, ये देखो नंदिता पहला वाले में 10 होगा, नंदिता पहले वाले में 10 होगा, ये बात समझ में आ गया, क्यों क्लियर है। शिवप्रिया ने 14, 15 और 16 कर दिया है। सबको अभी सीखना है, देखो कितना लग रहा है ना, बेसिक में गलतियां होती हैं बेसिक में गलतियां, वो हो रहा है, अब ये सीखना। 10 नंदिता ये बता दो, इलेक्ट्रॉन 10 है यार, सब लोग एक एक बार पहले थम्स अप कर दो। हाँ सर आपने 10 जो लिखा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार सब लोग करो यार, सब लोग करो एक बार पहले कि सर आपने जो ये जो फाइंड आउट किया ना, हमें समझ में आ गया कि 10 ही इलेक्ट्रॉन है। सॉरी सर Na ले लिया, कोई बात नहीं, ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया। नंदिता इज इट क्लियर, नंदिता इज इट क्लियर? सब लोग बताओ यार, सब लोग बताओ एक एक करके कि सब लोगों ने ले लिया या नहीं ले लिया, किया सब लोगों ने। चलो अब देख लो, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं, प्रोटॉन करेंगे, नाइट्रोजन में भी 7 और हाइड्रोजन में भी 1, तो मैं लिखूंगा 7 × 1 + 1 × 4, क्योंकि 4 है ऐसे, आप ऐसे लिखो, कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है, 4 × 1 करो और इसको करो 1 × 7, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम है, 4 × 1 कर दिया, तो अब ये वैल्यू हो गया 11। अनवी क्लियर है क्या? प्रोटॉन 11 होगा, कोई दिक्कत है तो बोल दो यार। चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो ये जो कहानी जो मैं लिख रहा हूं ना मैं हाइड्रोजन का, ये तो नीट में आया हुआ अभी सवाल है। अभी पता है नीट में क्या आया हुआ सवाल है, अभी मैं बताता हूं। न्यूट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? 14 - 7, 7 होगा, बोलो हाँ या नहीं। 14 - 7, 7 होगा। तो अब आपने लिख दिया 1 × 7 प्लस 4 है हाइड्रोजन के एटम, क्योंकि फॉर्मूला में 4 है। अब बता दो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे? सब लोग सॉरी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे यार? हाइड्रोजन में सॉरी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे? फटाफट बता दो। सब लोग फंस गए ना, बस मेघा जवाब दी है 0। सब लोग मेरे ख्याल से फंस चुके हैं, सब लोग फंस गए, सब लोग फंस गए। बता दो नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन में तो यार 0 न्यूट्रॉन होंगे, बोलो हाँ या नहीं। 0 न्यूट्रॉन होंगे हाइड्रोजन में, हाँ या नहीं भैया? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 0 होगा। यस, तो मैं लिखूंगा 4 × 0 = 7। ये कितनों को समझ में आ गया पहले वो बता दो यार। सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? 4 × 0 यहां पे 7 होगा, 10 11 7
चले अब, ठीक है। इस पे एक सवाल और तभी मैं जाने दूंगा, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, तभी छोड़ेंगे हम आपको। मैं आपको दे रहा हूं अब सल्फेट आयन, और अभी आप लोगों के लिए मैं हेल्प कर दे रहा हूं। सल्फर होता है 1632 और होता है ऑक्सीजन 8 और 16। आप लोगों के हेल्प के लिए मैं ऐसे मैंने दे दिया। चल थाला फॉर अ रीजन, वो तो है ही। CG007 वैसे भी है, पता है कि नहीं? मेरे इंस्टा आईडी का था CG007, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चेंज किया है, केमिस्ट्री विद CG, नहीं तो थाला तो था ही। नाउ आ जाओ फटाफट। सर इलेक्ट्रॉन 42, प्रोटॉन 40 और न्यूट्रॉन 40। और जनता का जवाब आ जाने देते हैं, और सारे जनता कितना सीखे हैं अभी वो पता लग जाएगा मुझे। हाँ, आप लोगों को अगर नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है ऐप के ऊपर, तो एक बार प्लीज सारे नोट्स को डिलीट कर दीजिएगा, दोबारा से री डाउनलोड कर देना। ये हमारी टेक टीम से एक इंफॉर्मेशन आया, मैं सोचा आप लोगों से मैं बता दूं कि अगर नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो नोट्स को प्लीज एक बार डिलीट कर लीजिएगा ऐप के ऊपर। जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए है, नोट्स वहीं पे अवेलेबल हैं, तो डिलीट करने के बाद दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे नोट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, चलो। हाँ भैया, नंदिता ने इस बार 50, 48, 48 बहुत सोच समझ के जवाब सारा दिया है। सिप्रिया ने 46, 48 लिखा है। अभी मुझे प्रियांशु का जवाब का इंतजार है। अनवी ने भी अभी मुझे कुछ नहीं बताया है। सर 50, 48, 48। 50, 48, 48, चलो इन्होंने 46, 48, 48 किया है, चलो ठीक है। शिवप्रिया ने, चलिए सल्फर का प्रियांशु आपका भी जवाब सुन ही लेते यार, मजा आ जाता, फिर सब लोग देख लेते कितने लोग सही हुए। आप लोग चैट नहीं कर सकते क्या मेघा? आप लोग चैट कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। एक बार जरा हाय मैसेज डालना। सर गलती से मिस्टेक हो गया था, एक बार जरा आप लोग भी चैट बॉक्स, कभी कभी जो रिप्लाई जो है ना चैट बॉक्स में डाल देना है, आंसर चैट बॉक्स में डालना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों ने जो बोला मैं सुना हुआ भूल जाऊं, इसलिए चैट बॉक्स में मुझे ध्यान रहेगा कि आपने क्या लिखा है, मैं वो देखता रहूंगा फिर। ठीक है सर, 50, 48, 48, चलो भैया अब सबका आ गया है, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या स्पीड धरूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं सल्फर 1, सल्फर में लिखूंगा 1 इंटू सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 16। ओके टाटा बाय सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। ऑक्सीजन के है 4 एटम, ओके जी, 4, और ऑक्सीजन में है इलेक्ट्रॉन 8। ओके यहां तक ठीक है सर। 2- का मतलब है ना इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, +2। अब जोड़ लेते हैं 16 + 32, 16 + 32 सर ये तो 48 हो गया, 2 प्लस बन गया भैया 50, और मेरे ख्याल से सबने 50 बोला है। थैंक यू वेरी मच, मतलब एक बार में समझ जाने के लिए, मतलब सीजी ठीक ठाक पढ़ा लेता है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है डन, चलो अब नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं यार, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, प्रोटॉन। अब बात करेंगे प्रोटॉन की। सर सल्फर की बात कर रहे हो? सर 1 × 16 लिख लो ना, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है।
सर ऑक्सीजन सर 4 एटम है सर ऑक्सीजन का भी 8 ही होता है, और सर इसका कोई 4 से कोई लेना देना नहीं होगा सर। इसको आप सॉल्व करोगे ना 48। थैंक यू एवरीवन, सबका 48 आया है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन की। सर न्यूट्रॉन जो है ना, सल्फर में 32 माइनस 16 होगा, तो सर 1 इंटू 16 प्लस सर ऑक्सीजन में 16 माइनस 8 होगा सर 4 इंटू 8, सर ये आ जाएगा 48। और बहुत ही जोरदार जिन्होंने दिया है जवाब। मेरे ख्याल से अब सबको पिक्चर क्लियर हो गया होगा, अब तो सबको बड़ा समझ में आ गया होगा, एकदम जोरदार। चलो भैया चलो, बहुत ही मजेदार। कौन सा गलती हो गया था? कोई बात नहीं, सल्फाइड आपने कर दिया होगा, लेकिन कोई नहीं, वो ध्यान रखना है 3 और 4, यही सारे सिली मिस्टेक तो नहीं करने हैं, यही सारे सिली मिस्टेक नहीं करने हैं। डन, ओके। चलो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, पहले वो चीज देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल पे आएंगे। एक बार आ जाओ, क्या लिखा है मैंने यहां पे, जरा एक बार पढ़ो और क्या जवाब होगा मुझे एक बार बताइए। लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 13। एटॉमिक नंबर कोई x जो है ना उसका 13 है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स x3 प्लस आयन? क्या होगा भैया? 10 होगा। अभी तो इसमें x3 प्लस आयन दे दिया, एटॉमिक नंबर 13, तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। किसके भेजे में गया भाई? क्वेश्चन का आंसर होगा 10। नंदिता, शिवप्रिया, सभी लोग, जो लोग प्रेजेंट है यार, सब लोग एक बार बोलो यस, यही होगा या नहीं होगा? 10 होगा इसका जवाब, बोलो हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए। अभी केमिकल फॉर्मूला मैंने नहीं बताया ना, चलो कोई बात नहीं, अब ये वाला करो। चलो सबने जवाब दिया है, सबने जवाब दिया है, अब आ जाओ जरा ये वाला। सेवन Z3 माइनस, और इसमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है 10 है। अरे भैया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बोला जा रहा है, मतलब कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद 10 बना होगा, तो 7 हुआ होगा, तो एटॉमिक नंबर तो सर 7 हो जाएगा। सर क्या पढ़ाते हो यार, एक बार में क्वेश्चन खत्म, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने। ये 7 होगा, ये 7 होगा। चलो सबको समझ में आ गया है? किसी को जो प्रॉब्लम आए बोल सकते हो। अनायन के पास क्या होगा, फटाफट बताओ, अनायन के पास क्या होगा? यस यस, मोर इलेक्ट्रॉन देन दी व्हाट? नॉर्मल एटम। कटायन के पास लेस इलेक्ट्रॉन। सर 1 मोर टाइम 7, यू नो द रीजन सर। 1 मोर टाइम 7, 1 मोर 7, यू नो द रीजन सर। चलो चलो 1 मोर टाइम, ये वाला 7। चलो नाउ पार्टिकल X हैज 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बता दो क्या है भैया? ये भी इजी सा सवाल है, ये भी इजी सा। क्या है? बी। अभी तो प्रियांशु स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री। ये तो जो बच्ची जो आई है ना मेघा, ये मेरे से पढ़ी हुई थी 11th 12th मैंने नहीं पढ़ा है, कहती अब केमिस्ट्री किसी से और पढ़ूंगी नहीं, कहती मुझे नीट दोबारा देना है, पढ़ना अभी से है। तभी मेरा पीछा नहीं छोड़ी, कहती कब कोर्स, उनकी वजह से ये कोर्स आया है और आप लोगों के प्यार की वजह से ये कोर्स लॉन्च किया गया। और देखो सब आप लोग इतने इतने बढ़िया आए हो यार, मजा आ रहा है पढ़ा करके। लिटरली स्पीकिंग ऑल आर फैबुलस, यू ऑल आर फैबुलस। और आप सभी लोग मेडिकल कॉलेज जाओगे नेक्स्ट ईयर, मैं ये लिख करके दे रहा हूं, लिख करके जो होता है ना प्लेन पेपर पे, सब लोग जाओगे आप लोग, बढ़िया से पढ़ो बस। अब देखो पार्टिकल X has 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी, क्या होगा, क्या बताया? अब देखो प्रोटॉन से ज्यादा, इसका ना जवाब सोचने का तरीका, सर 17 प्रोटॉन का चार्ज होगा। देखो मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं सीजी फंडा से, ये +17 होगा और ये -18 होगा, बस जोड़ लो ना, +17 -18 ओवरऑल सर -1 बन गया। माइनस जिसमें होगा तो वो क्या बनेगा?
अनायन। खत्म है, ठीक है मेगा, क्लियर है? चलो यस सर। हाँ ये भी जरा एक बार बता ही दो यार, एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कौन हो सकता है इसमें से? थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हैं। सल्फर के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, सल्फर चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल बन जाए, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक ना इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे ना उस समय आपको एक पता चलेगा कि सल्फर 4 में भी आ जाएगा। तो सल्फर की वैलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये तो सारे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में और मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी 2 और 6 तो मैंने प्रूफ कर दिया। 4 वाला का कंफ्यूजन है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप किसको मानो? सल्फर को जवाब है, और कोई नहीं है। 6 वाला और कोई नहीं है इसमें, 6 वाला और कोई नहीं है इसमें। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट। सब लोग बताओ यार इसका। 18 एटॉमिक नंबर 16। अनवी क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E2 माइनस में 18 हो जाएगा, 2 प्लस जोड़ देंगे 18 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 18। इसमें क्या होता है? कटायन में क्या होता है? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चीज हो गया, ये भी चीज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखो क्या है, जरा सोचो तो, जरा सब लोग इसका जवाब देंगे। डी, नाइट्रोजन एंड आयरन। ये तो सही है भैया, एक्स नाइट्रोजन हो जाएगा और ये वाला आयरन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार, जोरदार, मजा आ गया। Number of electron in Y2 plus is 10. Atomic number is most likely to be 12 ना। Y2 प्लस में अगर हम लोग 10 लिख रहे हैं, Y2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है तो 10 बचा है। तो एटॉमिक नंबर के लिए तो हमें तो क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपका बन जाएगा 10 + 2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 12। कोई दिक्कत है क्या किसी को? किसी को कोई दिक्कत है क्या? 12 होगा, 12 होगा। डन। चलिए अब ये वाला बताओ क्या होगा। अभी ट्रिक बता दिया था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत। और जिसको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो फटाफट टाइप कर देना सर वो वाला क्वेश्चन। हाँ क्या? 18 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब -18 और प्रोटॉन हो गया +19। ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट कर लो +1, तो क्या बन जाएगा? कटायन। मेगा ठीक है, कटायन बनेगा, कटायन बनेगा सब लोग। ठीक है, डन। चलो अच्छा, ये वो वाला आ गया पार्ट। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। यहां तक सारे क्वेश्चंस बहुत इजी से थे, मैंने वो करा दिया। अब एक बार मॉलिक्यूल, फटाफट हम लोग मॉलिक्यूल को तो कवर अप कर ही लेंगे आज। नाउ मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चाहे वो एटम सिमिलर हो चाहे वो एटम डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और वो जो एटम्स जो केमिकली जो कंबाइंड होते हैं ना,
वो फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास में कंबाइंड होता है। मैं अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कैसे बनते हैं, डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू क्या, वो केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगा। इस कारण से अभी हम लोग थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया ले रहे हैं। मॉलिक्यूल, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सर ये एलिमेंट और कंपाउंड कहने का मतलब, एलिमेंट जो होता है ना इसमें सिमिलर एटम्स होंगे भैया, इसमें कैसे होंगे, सिमिलर एटम्स, और जो कंपाउंड जो होगा ना वो होगा डिसिमिलर एटम। वो कैसा होगा, डिसिमिलर एटम होगा। क्या बात है सर, अब समझ में आ रहा है। एलिमेंट भी होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। वो कैसे, कोई एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, H2। वाओ सर, मजा आ गया, एक ही एटम का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसे ही बोल रहे थे क्या मॉलिक्यूल? यस, ये दोनों केमिकली कंबाइंड है। H2 के बाद O2, N2, O3, ये सारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैं। ओके सर, अब तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, सिमिलर एटम, फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास में प्रेजेंट है। क्या बात है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो है यार, अब ये क्या सर, एक तो सर बता दिया, अब दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं यूज करूंगा H2O। देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, डिफरेंट एटम्स है ना, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें 3 एटम है टोटल, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। दिस वन इज ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक। दिस वन इज diatomic, this one is again triatomic, but this one is homo molecule। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमो मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रो मॉलिक्यूल। इसे हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे होमो मॉलिक्यूल बोलेंगे। होमो मॉलिक्यूल क्यों, होमो मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि एक जैसे एटम से मिलकर के बना है। इसे हम लोग बोलेंगे हेट्रो मॉलिक्यूल, इसे हम लोग बोलेंगे हेट्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अलग अलग एटम से मिलकर के बना हुआ है। भाई एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिसिमिलर। एक प्रियांशु ने और एक एग्जांपल दे दिया यार, जोरदार यार, NH3, CO2, H2SO4, ऑल आर दी व्हाट, ऑल आर दी व्हाट, एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आ गया भेजे में, आया या नहीं आया सबको भैया ये बता दो एक बार, आ गया सबको? अनवी क्लियर है क्या, क्लियर है क्या एकदम अच्छे से? डन। अनवी का आज फोटो एक बार भी नहीं दिखा, वो कैमरा ऑन नहीं कर रही। अच्छा वो कैमरा ऑन नहीं कर रही, चलो कोई बात। अब एक आता है एटमिसिटी, अब एक आता है एटमिसिटी। क्या होता है एटमिसिटी? होता है, अब ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, एटमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, उन तरह के मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है एटम्स, वही होता है एटमिसिटी। अगर मान लो O2 मैंने लिख दिया तो इसकी जो एटमिसिटी जो है ना, इसकी जो एटमिसिटी है दैट इज 2, दैट इज व्हाट 2। लेकिन यही अगर मैंने लिख दिया H2SO4, H2SO4 की जो एटमी जो सिटी जो होती है ना, एटमिसिटी, अब भैया जोड़ लेते हैं सर, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, एटॉमिसिटी विल बी 7। क्लियर है क्या? एटॉमिसिटी विल बी 7। क्लियर है एकदम अच्छे से? अब अगर मैंने ये लिख दिया CO2, बता दो कितनी एटमिसिटी हो जाएगी भैया, कितने एटम है एटॉमिसिटी इसकी? 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक चीज फिर मुझे मूल कंसेप्ट में चाहिए, एक चीज फिर मुझे मूल कंसेप्ट में चाहिए। इस O2 मॉलिक्यूल में, इस O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2।
भाई फिर से मुझे यूज होगा, मैं उस समय मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक, मेरा ये लेक्चर मुझे दूसरे दिन हो जाना चाहिए था, मैं 5वें दिन तक लेके जा रहा हूं। मैं फंडामेंटल्स ऐसा स्ट्रांग कर दूंगा कि फिर कभी जिंदगी में केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, इसलिए अभी सीख लो बहुत अच्छे से। H2SO4 में सर इस मॉलिक्यूल में ना 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन का एटम है। 4 ऑक्सीजन का एटम है। फिर से H2SO4 में सर 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। सर CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ना, टोटल एटम तो 3 है, इसीलिए ट्राई एटमिक आपने लिख दिया। एटोमिसिटी 3 बोल दिया, एटोमिसिटी 3 बोल दिया, लेकिन यहां पे 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है जी। सल्फर जो पता है, सल्फर ऐसे प्रेजेंट होता है, S8 के फॉर्म में मिलता है हमें, स्टेबल फॉर्म में S8। कोई ने किसी ने पूछ लिया सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है, तो आंसर विल बी, सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है 8। सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है 8, ये 8 लिखोगे। किसी ने पूछ लिया फास्फोरस की एटोमिसिटी कितनी होती है 4। फास्फोरस इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, P4 के फॉर्म में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ये सब कुछ बताऊंगा, P4 अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट होता है। यहां सल्फर में भी हमारा अलग अलग फॉर्म के सल्फर प्रेजेंट होते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एटोमिसिटी आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है। एक 10th में आप लोग एक कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन 60 पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? कार्बन 60। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, जरा कोई बताएगा मुझे? कार्बन 60 किसको बोलते हैं? फुलरीन बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा इसको क्या बोलते हैं? फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं इसको। बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं 10th में कार्बाइड्स कंपाउंड, इसको बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं। किसी ने पूछ लिया फुलरीन की फुलरीन की एटमिसिटी क्या है, तो आंसर विल बी व्हाट इज द एटमिसिटी ऑफ फुलरीन? 60. What is the atomicity of sulfur? 8. What is the atomicity of phosphorus? 4. फुलरीन का 60 होता है। ये सबको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है जो मैंने एटमिसिटी वाला जो पार्ट किया। अनवी क्लियर है एकदम यहां पे अच्छे से, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, डन। चलो अब आ जाओ यहां पे। अब ये आज का अभी लास्ट, मैं तो सोचा था कि हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज तक पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, लेकिन बेस्ट बन जाना है। अभी बस यही करना है, अच्छे से सीख जाना है। आइडेंटिफाई एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से एटम्स हैं, कौन मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बताना है। जवाब कैसे देना है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद आपको मुझे बताना होगा, सोचना होगा। ये जो H2 को सर देखने के बाद लग रहा है ना सर, मैं इसके बारे में मैं लिखूंगा सर दिस इज अ होमो मॉलिक्यूल। सर बहुत ही बढ़िया सर, होमो मॉलिक्यूल इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि वो एक ही जैसे एटम से मिलता है। सर दिस वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सर ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हो आपको, आप इसको, बहुत ही जोरदार यार। सर इसकी जो एटमिसिटी जो है ना सर, इसकी एटमिसिटी 2 है, ठीक है। और सर इस H2 मॉलिक्यूल में ना 2 एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज द एटमिसिटी। मैंने एक चीज बता दिया, अब मैं जिसका नाम लूंगा उनको बताना पड़ेगा। चलो फटाफट Mg के बारे में मेघा आप बताओ, क्या बता सकते हो Mg के बारे में? ये एलिमेंट, ये एटम है, ठीक है। ये ये एटम है किसका? मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम? क्या एलिमेंट का? किसका एटम है? मैग्नीशियम एलिमेंट का। दिस वन इज मैग्नीशियम एटम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। कितनों को भेजे में गया भैया, बोलो हां या नहीं? क्लियर है, गया या नहीं गया? सर ये ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये मेटल है एक तरह का। इसके अगर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये मेटल की तरह
प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। समझ में बात आ गया इसको? सबके बारे में लिखना है। एक चीज और, अनवी मुझे आप NH3 के बारे में बताओ फटाफट। मॉलिक्यूल है, किसका है? मॉलिक्यूल ऑफ, बहुत ही जोरदार, आगे बोलो। होमो मॉलिक्यूल या हेट्रो मॉलिक्यूल? हेट्रोमॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी 4 है। बहुत ही जोरदार यार, एटॉमिसिटी 4 है। क्या बात है यार, इतना बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ा कौन रहा है आप लोगों को यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। रिमेनिंग आयंस ये कौन भर दी? शिवप्रिया ने तो सब भर दिया। अच्छा ठीक है, सब मॉलिक्यूल से रिमेनिंग आयंस। हाँ मुझे ये बता दो, लास्ट वन फॉर प्रियांशु, मुझे Na+ का बता दो यार। सब कुछ बताओ, क्या क्या बता सकते हो। लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो ना, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन चलो मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं बताऊं। सर ये ना सोडियम आयन है, और सर ये सोडियम आयन बोले तो सर ये कटायन है। सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड हुआ होगा। सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड हुआ होगा। बोलो हाँ या नहीं यार? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ होगा। फॉर्म्ड बाय व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जनरली सर ये जो कटायन जो होगा ना, ये मेटल का होगा। हाँ सर, इट इज एन एटम। एटम थोड़ी ना मुन्ना, पॉजिटिव चार्ज है यार, पॉजिटिव चार्ज है। यस वो आयन है, और आयन में कौन सा है? कटायन है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। आप अगर इसके बारे में अगर किसी ने पूछ लिया ना, तो आपको ये बोलना पड़ेगा दिस वन इज सर पॉली एटमिक अनायन है सर। उसको मैं लिखने का तरीका बता दिया, पॉली एटमिक अनायन है सर, है ना? यही तो लिखोगे, बोलो हाँ या नहीं? यही तो लिखोगे पॉली एटमिक अनायन। सर इसमें मैं ये लिख सकती हूं, सर इसकी जो वैलेंसी जो है ना, सर इसकी वैलेंसी 2 है। इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। यस उसकी वैलेंसी 2 है। सर इस पॉली एटमिक अनायन में ना तो 4 एटम प्रेजेंट है, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का। ऐसे ही आप लोग को सारा ये फिल करना है, और कल मैं पूछने वाला हूं, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आज जो असाइनमेंट जाए प्लीज उसको कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हम लोग खूब धमाके मचाने वाले हैं। ये तो बस ट्रेलर है बॉस, ट्रेलर भी नहीं बोलेंगे, टीजर है। अभी तो बस सीजी का भी कोई भी जादू चला नहीं, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, डन, ओके चलो। आज थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने आज बेसिकली आयंस कवर अप कर लिया, मॉलिक्यूल कवर अप कर लिया, हम लोगों ने एक वैलेंसी कवर अप किया है, हम लोगों ने एटमिसिटी कवर अप किया है। और भैया नेक्स्ट स्टेप यही है, बस मेरे लिए आज का लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और रिवीजन करना होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड रिवीजन। बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। सर डीपीपी भी होता है? यस यस डीपीपी भी होता है। थैंक यू, बाय बाय। अब थोड़ी देर में बायो की क्लास स्टार्ट होगी, तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर करते हैं स्टार्ट। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।